हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनलाइटमेंट स्पेस। बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शंस। क्या पढ़ने वाले बच्चों? रिफ्रैक्शंस इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है बच्चों? हाँ, टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या है बच्चों? थ्रू रेक्टेंगुलर ठीक है बच्चों, आसान भाषाओं में समझाता हूं आपको। ये है क्या कि अब देखिएगा, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए, ठीक है बच्चों, यानी ये ग्लास है और ऊपर है बच्चों एयर, नीचे भी क्या होता है? एयर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब अगर यहां पे देखिएगा कोई भी लाइट आता है बच्चों, इसको तो इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहां पे ये नॉर्मल हो गया बच्चों, ये इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब ये अपने पाथ से ऐसे डेविएट हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर भी देखिए एक सरफेस बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा बच्चों, ये देखिए, ये एयर है, ये ग्लास है। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, तो इसीलिए टुवर्ड्स द हुआ कि नॉर्मल। अब यहां पे क्या है? ग्लास से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा एयर में, तो यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो आप समझिएगा ध्यान से। ये वाला क्या था? इंसिडेंट रे। पहले नाम देते हैं, ग्लास स्लैब का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? यहां पे ए बी सी डी, इंसिडेंट रे का नाम P, यहां पे Q, यहां पे R और यहां पे S। अब देखिए, यहां समझिएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको नॉर्मल को M डैश N और N डैश। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये वाला इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्यों बच्चों? क्योंकि इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये रे बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है? यानी रे जो ग्लास स्लैब से बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? ई से। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। मैं आसान भाषा में समझाता हूं कुछ। इसमें कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ बच्चों? 2 बार। कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार। एक बार इस पॉइंट पे और एक बार इस पॉइंट पे। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम देखें बच्चों, ये वाला और ये वाला लाइन दोनों 90-90 है इस सरफेस पे, तो और ये यानी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो यानी ये आर होगा तो ये भी आर होगा कि नहीं होगा? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना बच्चों। तो समझिएगा एट पॉइंट Q। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला μ1 हम मान लेते हैं, ये वाला μ2 होगा कि नहीं होगा? फिर यानी ये भी एयर है, तो यानी ये भी μ1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं। तो एट पॉइंट Q देखें इस पॉइंट पे, तो हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चों? μ1 sin I, बताया था ना बाय स्नेल्स लॉ। किससे बच्चों? बाय स्नेल्स लॉ। क्या बताया था? कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। कोई दिक्कत है यहां पे? अब देखिए, ये वाला μ2 है और इधर नीचे क्या है? μ1 है कि नहीं है? तो अब यहां पे तो ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, समझिएगा। दूसरा क्या है कि एट पॉइंट R, ठीक बच्चों, फिर से अगेन बाय स्नेल्स लॉ, अगेन बाय स्नेल्स लॉ। ठीक बच्चों, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? इस जगह पे अब ये वाला इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यानी यहां पे μ2 sin R इज इक्वल टू μ1, अब यहां पे sin E हो जाएगा नहीं बच्चों? इसको इक्वेशन 2। बच्चों, दोनों इक्वेशन को देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें भी ये देखिए, ये यहां पे है सेम और ये यहां पे भी सेम है कि नहीं है? तो यानी दोनों हट जाएगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों? कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ1 sin E। अच्छा, μ1 खत्म, क्या बच जाएगा बच्चों? sin I इज इक्वल टू sin A। अच्छा, यानी I एंगल ऑफ I बराबर क्या हो जाएगा? एंगल E। यानी क्या हुआ बच्चों? अगर कभी भी लाइट जो है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? बराबर होता है। और बच्चों, जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो अब इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, यानी
इसका मतलब है बच्चों कि ये लाइन और ये जो इमर्जेंट रे है, इंक्रीज इंसिडेंट रे, ठीक है, और इंक्रीज इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल। क्यों पैरेलल हो जाएगा समझिएगा ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन देखिए गौर से, ऐसे ये और ये एंगल अगर देखा जाए तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो अब इसी तरह यहाँ पर ये और ये है, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके पीछे ले जाइएगा, ठीक है, तो पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। सो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, क्या हो जाएगा बच्चों, इमर्जेंट रे। कोई दिक्कत है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या हुआ बच्चों समझिएगा, सबसे पहले ये वाला आई था, ये आर था, ये आर था और ये ई था, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शंस हो रहा है। क्या हो रहा है, कितने पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट क्यू पे और एक पॉइंट आर पे। जब क्यू पे हो रहा था तो यहां पे लिखते हैं μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। कोई दिक्कत है नहीं। अब इस जगह क्या लिखेंगे, सेम इस वाले रेफरेंस पे μ2 sin r इज इक्वल टू यहाँ μ1 और sin e लिखेंगे। हाँ, तो मैंने लिख दिया, तो वही दोनों लिखा, दोनों को इक्वेट किया, तो पता चला कि सर ये और ये तो दोनों बराबर है, तो हट जाएगा, यानी ये और ये हो जाएगा। इससे पता चला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। और अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि इनसे ये जो इंक्रीज्ड इंसिडेंट रे है पैरेलल है किसके होगा बच्चों, इसके इमरजेंट रे के। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं मिटाऊंगा। ले लिया बच्चों, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, फिर मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। वो टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, समझिएगा। ठीक, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है बच्चों। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है समझिएगा, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहां से ये लाइट आई, ये नॉर्मल, ये यहां से ऐसे गया, यहां ये नॉर्मल और ये ऐसे करके ऐसे चला गया, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा दे तो हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा समझिएगा। ये ग्लास स्लैब है, इसकी ये थिकनेस है, क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं थिकनेस, टी से डिनोट करते हैं, यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है बच्चों, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया आर और ये भी आर और ये भी ई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको क्या करते हैं, आगे से करके परपेंडिकुलरली पैरेलली बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद अब देखिए ये जो इस दोनों लाइट है, यानी ये जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे, ठीक है बच्चों, उसको लिख देता हूं, ये जो इमर्जेंट रे है, ठीक है, और यह है इंक्रीज्ड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, यानी यहां से ऐसे करके ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, हाँ, ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हुआ, यानी इस पॉइंट पे हुआ। अब ये आई और आर और ई, यानी क्या हुआ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंक्रीज्ड इंसिडेंट रे आर कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है। अब इसमें देखिएगा क्या क्या इसको अफेक्ट करेगा। सबसे पहले बच्चों इसमें देखिए, इसमें कम है तो इसका जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो कम है कि नहीं है। वही अगर ये थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, यहाँ से इतना बड़ा कर दूँ, तो डी का साइज बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जो है अफेक्ट करता है किसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। किसको अफेक्ट करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, मैंने बताया था कि ग्लास जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ग्लास, एक होता है क्राउन ग्लास और एक होता है फ्लिंट ग्लास। तीनों की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, अलग अलग है। अगर तीनों की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी तो तीनों में लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। हाँ, अब तीसरा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। हाँ सर, अगर अलग अलग कलर का लाइट है तो उसमें अलग अलग लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ, तीसरा हो गया। अच्छा, तो अब आता है चौथा। क्या आता है बच्चों, चौथा, उससे पहले इसको बना लीजिए।
एक और है बच्चों, याद कीजिएगा कि आई बराबर ई होता है नहीं आई, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा ये भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। यानी इन एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो सारी चीज़ लिखाता हूँ, पहले ये फोटो बना लीजिए, फिर चलिए अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखाता हूँ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। बच्चों मैं परपेंडिकुलर को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंक्रीज्ड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक बच्चों, अब इसका D बराबर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एक फॉर्मूला आता है, सीधा से है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। T यानी T मतलब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, साइन I माइनस R बाय साइन R, नहीं सॉरी साइन आर नहीं होता बच्चों, कॉस आर होता है। क्या होता है, कॉस आर। इससे आप किसी भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे, हाँ नहीं दिक्कत है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, जो लास्ट टॉपिक है यानी प्लेन स्लैब से, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कर्व सरफेस से। या पहले प्रिज्म पढ़ेंगे बच्चों, फिर उसके बाद कर्व सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, पहला होता है बच्चों, पहला फैक्टर जो है, सीधी सी बात है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक बच्चों, जो डी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डी भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डी भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। फिर दूसरा होता है बच्चों थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। क्या होता है बच्चों, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना मान लीजिए इतू सा का है तो थोड़ा सा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, वही इतना बड़ा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टी मतलब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो यानी अब क्या है बच्चों, टी अगर बढ़ेगा तो डी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर टी घटेगा तो डी भी क्या होगा, घट जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। यानी दो मैंने लिखा दिया है, चलिए जल्दी से लिखिएगा, और दो लिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक, जो तीसरा है बच्चों वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये भी सीधी सीधी बात है कि एंगल आई जितना ज्यादा होगा, एंगल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी। यानी डी बढ़ाना है तो अगर आई बढ़ रहा है बच्चों तो डी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और आई घट रहा है बच्चों तो डी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और चौथा तो ये बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, वो होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट। बहुत आसान है बच्चों, क्या होता है समझिएगा ध्यान से। वेवलेंथ ऑफ लाइट आसान क्या है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डी के। डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ठीक है, हाँ, यानी लैम्डा इंक्रीजेज तो डी डिक्रीजेज, लैम्डा डिक्रीजेज तो डी इंक्रीजेज। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि वेवलेंथ जिसका कम होगा उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो सर डेविएट ज़्यादा करेगा ना, हाँ, इसीलिए वॉयलेट लाइट बहुत ज़्यादा डेविएट करता है एज कम्पेयर टू रेड लाइट। इसीलिए जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं, रेड लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें डेविएशन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, रेड में बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है बच्चों, इसीलिए उसमें क्या होता है कि वो हम स्ट्रीट लाइट में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने प्लेन सरफेसेस से सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है। यानी यहां से हम अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शंस थ्रू प्रिज्म नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चों आप ऐसे ही मतलब पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको मोटिवेट मिलेगा बच्चों, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।